हेलो, मैं निखिल हूं और आप देख रहे हैं फौजी। फौजी में अक्सर हम आपसे बात करते हैं ना, कुछ जानकारी देते हैं, कुछ राय भी। लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसा विषय है जिस पर कुछ भी कहने से पहले बहुत सारा अध्ययन चाहिए और जिम्मेदारी। पढ़ाई पूरी हो चुकी है और अब आपको पूरी जिम्मेदारी से बताया जाएगा कि जिस किताब पर संसद में भूचाल मचा है उसमें ऐसा क्या लिखा था कि पूरी सरकार सकते में है। हम बात कर रहे हैं भारत के 28वें सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की। तो आइए शुरू करें फौजी। दिल्ली का साउथ ब्लॉक, आर्मी चीफ का लाउंज, दीवार पर एक पेंटिंग लगी थी 1971 का वो आइकॉनिक सीन जिसमें पाकिस्तानी जनरल ए के नियाजी सरेंडर के कागजों पर साइन कर रहे हैं। एएनआई के एक पॉडकास्ट में जनरल नरवणे से पूछा गया था कि क्या कभी कोई मेहमान पूछ लिया करते थे कि इस पेंटिंग में ये लोग कौन है, दीज जेंटलमैन। जनरल नरवणे इस पर एक ठहाका मारकर कहते हैं कि हम उन्हें बताते थे कि ये लोग कौन हैं। विजय दिवस के लिए हर भारतीय सैनिक का आग्रह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जनरल नरवणे के लिए ये और भी खास था क्योंकि उन्हें सेनाध्यक्ष बनाने का ऐलान 16 दिसंबर 2019 को ही हुआ था, यानी ऑफ विजय की वर्षगांठ पर। भारत के 12 लाख थल सैनिकों के सेनापति 28वें सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे अपनी उस किताब को लेकर बहस का केंद्र बने हुए हैं जो अभी तक आई ही नहीं है। मई 2020 में जब पूर्वी लद्दाख में चीन ने अतिक्रमण की कोशिश की तब पूरे देश की नजरें जनरल नरवणे की सेना पर ही थीं। मई 2020 से जनवरी 2021 के दरमियान सेना ने चीनी दबाव का सामना कैसे किया, पेट्रोल पॉइंट्स पर खोया नियंत्रण कैसे हासिल किया और अंदर खाने इसके लिए डिसीजन मेकिंग कैसे हुई, इस पर अब बहस चल पड़ी है। खासकर 31 अगस्त 2020 की रात की घटनाओं को लेकर बहुत विवाद है कि जब चीनी टैंक भारतीय पोजीशंस की ओर बढ़ रहे थे तब सेनाध्यक्ष और सरकार के बीच क्या बात हुई थी। जो उचित समझो वो करो का मतलब क्या था? ये कि सेनाध्यक्ष को फ्री हैंड दिया गया या ये कि चीन से संभावित युद्ध का फैसला एक अफसर के विवेक पर छोड़ दिया गया? इस पर जो बहस है वो सालों चलेगी, उसका जवाब हम दे ही नहीं पाएंगे यहाँ। लेकिन संदर्भ के लिए बेहतर है कि हम उस व्यक्ति के बारे में जान लें जिसके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, जनरल नरवणे। जनरल नरवणे के पिता मुकुंद श्रीधर नरवणे भारतीय वायुसेना में थे, विंग कमांडर के रैंक से रिटायर हुए। विंग कमांडर नरवणे एक मिलिट्री हिस्टोरियन भी हैं। उन्होंने भारत के तटों पर मौजूद किलों पर एक शानदार किताब लिखी है, द मैरीटाइम एंड कोस्टल फोर्ट्स ऑफ इंडिया। सैनिक इतिहास पर उनकी 2 और किताबें हैं, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द मराठा एम्पायर और बैटल्स ऑफ मिडिवल इंडिया AD 1295 टू 1850। इसमें उन्होंने मराठा साम्राज्य के अंत और मध्यकालीन भारत की लड़ाइयों पर विस्तार से लिखा है। जनरल नरवणे की माता ऑल इंडिया रेडियो में ब्रॉडकास्टर रही हैं, उन्होंने भी लेखन किया है। इन दोनों की संतान है मनोज नरवणे। इनकी पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल, पुणे के ज्ञान प्रबोधिनिधि और फिर फर्ग्यूसन कॉलेज से हुई है और इसी बीच उन्होंने NDA की परीक्षा भी क्लियर की। जनरल नरवणे NDA के 56वें कोर्स से हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद जून 1980 में वो सिख लाइट इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में कमीशन हुए थे। जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका में लिट्टे और श्रीलंकन आर्मी के बीच जो सिविल वॉर चल रहा था उसको रोकने के लिए ऑप पवन लॉन्च किया, तब नरवणे बहैसियत एक यंग ऑफिसर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF का हिस्सा भी थे। हम जानते हैं कि ऑपरेशन पवन अपने घोषित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन श्रीलंका के जंगलों में जो तजुर्बा हुआ उसे सेना ने नॉर्थ ईस्ट और बाद में J&K में भरपूर इस्तेमाल किया और ये अनुभव जनरल नरवणे के काम भी आया। आने वाले सालों में उन्होंने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स यानी RR की यूनिट को भी कमांड किया, एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी लीड किया। कश्मीर के अलावा पूर्वोत्तर में भी उनकी तैनाती हुई है। वो असम राइफल्स में IG रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल। इस पद पर सेना से ही एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी बैठता है। नॉर्थ ईस्ट से जनरल नरवणे का एक और कनेक्शन ये है कि उनकी जो रिसर्च थीसिस है वो भी नागालैंड के विकास से ही संबंधित है। खैर, नॉर्थ ईस्ट के अनुभव के बाद उन्होंने कुछ और पदों पर काम किया और फिर उन्हें अंबाला स्थित 2 कोर का GOC बनाया गया। ये एक वेस्ट फेसिंग कोर है, इसका अटेंशन पाकिस्तान की तरफ रहता है। फिर जब अक्टूबर 2018 में उन्हें कोलकाता की जो पूर्वी कमान है हमारी, उसका कमांडर बनाया गया,
तब ये क्लियर हो गया कि अब ये सेनाध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि पूर्वी कमान का अनुभव भारत में सेनाध्यक्ष बनने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि ये कमान चीनी मोर्चे के लिए जिम्मेदार है। और यहीं से तय हो गया कि नरवणे अगर प्रमोशन पाते रहेंगे तो आर्मी चीफ भी बनेंगे, और ऐसा ही हुआ भी। पहले वो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बने और फिर फुल जनरल होकर भारत के 28वें सेनाध्यक्ष भी। यहां तक जनरल नरवणे का करियर शानदार रहा, बस एक वाक्य को छोड़कर। अब ये जो घटना थी, इसका उनकी पेशेवर जिंदगी से खास संबंध नहीं था, लेकिन ऐसी बातें जब होती हैं तो लोगों के दिमाग में रह भी जाती हैं। क्या हुआ था कि 2016 में मेजर जनरल नरवणे दिल्ली रीजन के जीओसी बने। इस पद की जो तमाम जिम्मेदारियां हैं उसमें प्रोटोकॉल के लिहाज से दो बड़ी अहम होती हैं। एक तो गणतंत्र दिवस की परेड को लीड करना, वो दिल्ली एरिया के कमांडर होते हैं। इन्होंने यानी जनरल नरवणे ने 26 जनवरी 2017 को ये किया भी। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी होती है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधन के वक्त प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट करना। जिस वाक्य का हम जिक्र कर रहे हैं वो 2017 के स्वतंत्रता दिवस का ही है। परंपरा यह है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं तब दिल्ली एरिया के जीओसी उन्हें मंच तक एस्कॉर्ट करते हैं, और जब तक भाषण चलता है तब तक पीछे खड़े रहते हैं और फिर वापस उन्हें उनकी सीट तक लेकर भी जाते हैं। लेकिन 2017 में इस परंपरा को लेकर रक्षा मंत्रालय और एसपीजी आमने सामने आए। इंडियन एक्सप्रेस पर 16 अगस्त 2017 की एक रिपोर्ट जो छपी है उसके मुताबिक स्वतंत्रता दिवस समारोह की रिहर्सल के दौरान स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी ने दिल्ली के एरिया कमांडर के प्रधानमंत्री के पीछे खड़े होने का विरोध किया। सेना ने तुरंत प्रतिवाद किया कि दिल्ली एरिया के जीओसी हमेशा प्रधानमंत्री के पीछे खड़े होते आए हैं अब तक। एसपीजी ने तर्क दिया कि 2016 के समारोह में जीओसी दिल्ली एरिया प्रधानमंत्री के फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं। अब 2016 में क्या हुआ था ये भी एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा है। रिपोर्ट बताती है कि 15 अगस्त 2016 को जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल विजय सिंह प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान पीछे खड़े थे, लेकिन उन्हें एक तरफ शिफ्ट कर दिया गया था ताकि वह प्रधानमंत्री के फ्रेम में नजर न आए। तो हुआ क्या, 2017 में परंपरा और फ्रेम आमने सामने आ गए। एसपीजी को एक क्लीन फ्रेम चाहिए था और सेना का तर्क था कि जो परंपरा है वो बदली नहीं जा सकती। दरअसल दोनों पक्षों में असहमति जीओसी के खड़े रहने को लेकर थी ही नहीं, इस बात को लेकर थी कि वो कहां खड़े रहेंगे, फ्रेम के अंदर या बाहर। फिर रक्षा मंत्रालय ने दखल दिया, फैसला हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय के फैसले को ही तरजीह दी जाएगी। इसके बाद सेना ने तय किया कि दिल्ली एरिया कमांडर प्रधानमंत्री को मंच तक एस्कॉर्ट करेंगे, भाषण के बाद वापस भी लेकर आएंगे, लेकिन पूरे भाषण के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे, उनके ठीक पीछे। और 15 अगस्त 2017 को फिर यही हुआ। दिल्ली के एरिया कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, गार्ड निरीक्षण में उन्हें एस्कॉर्ट किया और फिर प्रधानमंत्री के साथ वो मंच तक आए। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान जब पूरे हो गए तब जनरल नरवणे अपनी सीट पर चले गए, और जब भाषण खत्म हुआ तो फिर पीएम को उनकी सीट तक ले जाने के लिए वो उठे भी। जब अगले रोज इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर खबर की तो रक्षा मंत्रालय और सेना दोनों ने टिप्पणी करने से इनकार किया। जब सरकार से जुड़े सूत्रों से पूछा गया कि क्या इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रोटोकॉल कब बदला गया था, तब सरकारी सूत्रों ने जवाब दिया कि कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं, एक परंपरा बस रही है। 2025 में दी ललन टॉप के एक इंटरव्यू में जनरल नरवणे से यही सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा था, मैं अपने चीफ से ऑर्डर लेता हूं। जब मैं चीफ बना मेरे जूनियर भी मुझसे ऑर्डर लेते थे, ना कि किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से। मेरे चीफ यानी जनरल बिपिन रावत का हुक्म था कि प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट करना और उसके बाद उनके यानी कि चीफ के बगल में जाकर बैठ जाना। मैंने अपने चीफ के ही हुक्म का पालन किया। जनरल नरवणे ने कहा कि अगर इस बात पर किसी को आपत्ति थी भी तो उन्हें जनरल बिपिन रावत से बात करनी चाहिए थी, लेकिन कई जानकार ये मानते हैं कि जनरल नरवणे को इसकी सजा दी गई, और सीनियरिटी में आगे रहने के बाद भी सीडीएस का पद न मिलने के पीछे जो अनेक कारण थे उनमें से संभवतः एक ये भी था, इस बात को क्योंकि नोटिस कर लिया गया था। 15 अगस्त 2019 यानी ये जो इंसिडेंट है उसके 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि देश को जल्द ही एक नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस मिलेगा। पद का सृजन ही हुआ था। उसी साल दिसंबर महीने में यह पद बना। जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस बने, लेकिन 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया। जनरल रावत के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि इस पद को 1 मिनट हम खाली नहीं रख सकते,
अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बहुत काम करना था, थिएटराइज करना था, नया तरीका बनाना था वॉर फाइटिंग का हिंदुस्तान में। लेकिन सरकार ने 9 महीने से ज़्यादा लगाए। पहले सीडीएस बनने की अर्हता में ये जोड़ा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का भी बन सकता है और इक्विवेलेंट 3 स्टार ऑफिसर। फिर इसमें सेवानिवृत्त ऑफिसर को भी जोड़ा गया और अंततः 30 सितंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस बनाया गया, जो सर्विस में जनरल नरवणे से जूनियर थे। अब सेवानिवृत्त तो जनरल नरवणे भी थे और वो एक फुल जनरल थे, 4 सितारों वाले, लेकिन उनकी जगह जनरल चौहान को तरजीह दी गई। यहाँ ये साफ करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई नियम नहीं था जो कहता हो कि जनरल नरवणे को ही सीडीएस बनना था। सीनियरिटी की परंपरा मान ली गई थी, क्योंकि आर्मी चीफ का सिलेक्शन वैसे ही होता है, कोई रूल नहीं था। फैसला सरकार का ही था, उसी ने लिया। लेकिन जब ये हुआ तब जनरल नरवणे का सीडीएस न बनना 2017 की लाल किले वाली घटना से भी जोड़कर देखा गया। बाद में नरवणे ने इस पे अपना पक्ष भी रखा। उनका कहना था कि सीडीएस का पद पहली बार बना था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अगला सीडीएस सीनियरिटी के हिसाब से ही बनेगा। इस किस्म की परंपरा को भी बनने में 10-15 साल लगते हैं, इसलिए यह सरकार के ऊपर है कि वो किसे सीडीएस बनाए, किसे नहीं। द वीक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब गवर्नमेंट ने उन्हें चीफ बनाया तो उन्होंने कोई ऐतराज़ नहीं जताया, तो फिर सीडीएस न बनाने पर वो ऐतराज़ कैसे जाहिर कर सकते हैं। खैर, सेना में 4 दशक की सर्विस के बाद 30 अप्रैल 2022 को जब जनरल नरवणे मिलिट्री से रिटायर हुए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इस रिलीज के मुताबिक कोविड-19 के दौरान नरवणे ने भारतीय सेना के जवानों का विशेष ख्याल रखा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई जवान बीमार न पड़े। ईस्टर्न लद्दाख में उन्होंने दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देने और भारतीय सेना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया। युद्ध में नई तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। इसी नोट में जनरल नरवणे को सोल्जर यानी सैनिकों का सैनिक कहा गया। कारण था कि वो अपने जवानों का विशेष ख्याल रखते थे और अप्रैल 2020 में उन्होंने ईस्टर्न लद्दाख में तैनात कई टुकड़ियों के आवास और दूसरी सुविधाओं के लिए बहुत तेज़ी से काम करवाया था। इन सारी तारीफों के साथ सोल्जर रिटायर हुआ और उसी माहौल में लौट गया जिसमें उसकी परवरिश हुई थी, पढ़ाई लिखाई। अभी जो पढ़ाई लिखाई का संस्कार था वो माता पिता से भी मिला था और जीवन साथी से भी मिला था। उनकी शादी यानी जनरल नरवणे की शादी वीणा नरवणे जी से हुई है। वीणा भी लेखन और अध्यापन से जुड़ी हुई हैं। नियमित रूप से जर्नल्स और मैगजीन्स में उनके आर्टिकल्स आते हैं और वो बहैसियत एजुकेशनल कंसल्टेंट भी काम करती हैं। नरवणे दंपत्ति की 2 बेटियां हैं। तो रिटायरमेंट के बाद जनरल नरवणे इसी परिवार में लौट गए। अगस्त 2023 से जनरल नरवणे सेवानिवृत्त, अब ये नई पहचान थी। द प्रिंट में रक्षा मामलों पर टिप्पणियां लिखने लगे और यही वो समय था जब वो अपने किताब पर भी काम कर रहे थे जिसका नाम था 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये जनरल नरवणे का संस्मरण था। किताब पेंगुइन पब्लिकेशन से छपी। अलग अलग मीडिया हाउसेस को ये किताब भेजी गई। कुछ जगहों पर इसके अंश भी छपे, कुछ एजेंसीज ने भी छापे, लेकिन इसके बाद पेंगुइन की ओर से कहा गया कि इसके किसी अंश को ना तो छापा जाए और ना ही किताब की सॉफ्ट कॉपी को आगे शेयर किया जाए, क्योंकि एमओडी यानी रक्षा मंत्रालय इस किताब को रिव्यू करना चाहता है और यही वो रिव्यू है जो आज तक पूरा नहीं हुआ जब ये फौजी का एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ऐसे मुद्दों पर जानकारियां हैं जिन्हें लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है। पहला कि फौज में पक्की नौकरी की जगह अग्निपथ योजना कैसे लाई गई और दूसरा मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वास्तव में क्या हुआ था। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ था, आप जानते हैं। तब सरकारी सूत्रों ने दावा किया था कि यह योजना तीनों सेनाओं के ही सुझाव पर लाई गई है, सेनाओं के भले के लिए। लेकिन जनरल नरवणे की किताब अलग ही कहानी बयान करती है। वो लिखते हैं कि उन्होंने बहैसियत सेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई पहली कुछ बैठकों में जनरल बिपिन रावत के टूर ऑफ ड्यूटी वाले आइडिया को ही आगे बढ़ाया था। ये कुछ वैसे ही था जैसे सेना में ऑफिसर्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसमें सेना के लिए कुछ ऑफिसर्स की भर्ती की जाती है 10 साल के शॉर्ट सर्विस टेन्योर के लिए। तब यह विचार था कि जो टूर ऑफ ड्यूटी होगा वो आर्मी के लिए होगा, जिस तरह से ऑफिसर्स को 10 साल के लिए लेते हैं, एनलिस्टेड में भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय का मानना था कि न सिर्फ सेना का पूरा ही इनटेक अग्निपथ से होगा, टूर ऑफ ड्यूटी कुछ सैनिकों के लिए था, बल्कि अब इसमें वायुसेना और नौसेना भी शामिल होंगे। तो ये हुआ तो मामला जनरल बिपिन रावत के हाथ में चला गया, क्योंकि अब ये एक ट्राई सर्विस मैटर था। सेना बस इसमें सबसे आगे थी। तो जनरल नरवणे की जगह अब बात होगी जनरल बिपिन रावत से। जनरल नरवणे लिखते हैं कि सेना इस घटनाक्रम से बिल्कुल हैरान हुई, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए ये एक अप्रत्याशित झटके की तरह था।
बकौल जनरल नरवणे, उन्हें अपने साथियों वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह को समझाना पड़ा कि उन्होंने पीएमओ को जो प्रपोजल दिया था वो फौज को लेकर था, आर्मी को लेकर था, और ये जो नौसेना और वायुसेना पर स्कीम लागू करने की बात है उससे सेना भी हैरान ही है। अग्निपथ योजना को लेकर कुछ और खुलासे इस किताब में थे। जैसे शुरुआत में प्रस्ताव था कि तनख्वाह 20,000 हो, लेकिन तीनों सेनाओं ने प्रतिवाद किया, तब तनख्वाह 30,000 की गई। पहले स्कीम 5 साल के लिए थी। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स भी यही चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय चाहता था कि 3 साल बाद आधे अग्निवीर सेवा में रखे जाएं, आधे बाहर किए जाएं, और फिर 2 और साल बाद यानी टोटल 5 साल बाद 25% को सेना में पक्की नौकरी मिले। तो इस तरह जो इफेक्टिव रिटेंशन था 5 साल बाद वो 25% ही हो जाता। जबकि तीनों सेनाओं का कहना था कि शुरुआती 3 साल में से 1 साल जो होगा वो रिक्रूट की ट्रेनिंग और फिर उसके डिस्चार्ज या रिटेंशन में चला जाएगा। मतलब इफेक्टिव सर्विस उसकी 2 साल बचेगी। वायुसेना और नौसेना की दिक्कत ये थी कि इतने कम टाइम में उनके वो टेक्नीशियंस तैयार ही नहीं होंगे जो एयरक्राफ्ट जैसे जटिल प्लेटफॉर्म्स को मेंटेन करते हैं। तब बीच का रास्ता निकला कि न 5 न 3, 4 साल और सिंगल रिटेंशन या डिस्चार्ज होगा। कितने रिटेन किए जाएं और कितने डिस्चार्ज, इसे लेकर भी बहस थी। सेना चाहती थी 75% जो रिक्रूट्स हों वो पक्के हों, 25% डिस्चार्ज हों। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स चाहता था कि आधे पक्के हों, आधे डिस्चार्ज हों, लेकिन पीएमओ वाले फॉर्मूले में 75% को बाहर किया गया, 25% को पक्का, और अंत में यही लागू भी हुआ। जून 2022 में जब अग्निपथ योजना लागू हुई तब जनरल बिपिन रावत इस दुनिया में नहीं थे। उनकी जगह नए सीडीएस का ऐलान भी नहीं हुआ था। पूरे देश में व्यापक प्रदर्शन और आगजनी हुई। तब सेनाओं की तरफ से उम्र में 1 टाइम रिलैक्सेशन दिया गया। इसके बाद से अग्निपथ योजना वैसे ही चल रही थी जैसे तय हुआ था। 4 साल नौकरी के बाद 75% बाहर, 25% पक्के। बार बार कहा गया है कि इसमें बदलाव लाएंगे, लेकिन अभी तक के पक्की जानकारी नहीं है कि एग्जैक्टली बदलाव कब से लागू होंगे या वो बदलाव कौन से होंगे। दिसंबर 2023 में जब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के अंश छपने लगे तब सरकार असहज हुई, क्योंकि जो अंश मीडिया को मिले थे उनसे लगता था कि अग्निपथ पीएमओ का आइडिया था। ये सरकारी सूत्रों के उस दावे के विपरीत था कि अग्निपथ तो तीनों सेनाओं की सलाह पर लाई गई स्कीम थी, इससे युवाओं को मौका मिलने वाला है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। इस किताब के अंशों में एक ऐसा वाक्य भी था जिसने तब और अब भूचाल लाकर रख दिया था, जो उचित समझो वो करो। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल नरवणे से तब कहा था जब पूर्वी लद्दाख में चीनी टैंक्स भारतीय पोजीशन की तरफ बढ़े चले आ रहे थे और लेह स्थित 14 कोर और उधमपुर स्थित उत्तरी कमान जनरल नरवणे से ऑर्डर्स चाहते थे कि चीनियों का करना क्या है। दिसंबर 2023 में किताब के अंश छपे और अब सुशांत सिंह ने, ये भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, डिफेंस बीट को कवर करते रहे हैं, खुद आर्मी में रहे हैं, इन्होंने कारवा में किताब को विस्तार से कोट किया है और जनरल नरवणे के हवाले से बताया है कि तब क्या क्या हुआ था। सेना की उत्तरी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 पर एक कॉल आया था। आर्मी कमांडर नॉर्थ को बताया गया था कि 4 चीनी टैंक्स के साथ चीनी इन्फेंट्री पूर्वी लद्दाख में रेचिनला की तरफ बढ़ रहे हैं, पास है वहां पे। दरअसल 29-30 अगस्त की दरमियानी रात ऑपरेशन स्नो लेपर्ड चलाया था इंडियन आर्मी में। इसमें भारतीय सेना की कई टुकड़ियों को पैंगोंग सो झील के दक्षिण में ऊंची चोटियों पर डिप्लॉय कर दिया गया था। चीन इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि इन चोटियों से अब चीन की हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। 31 की रात चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इसी की प्रतिक्रिया दे रही थी। जनरल जोशी ने तुरंत ये जानकारी अपने कमांडर यानी जनरल नरवणे को दी। उन्हें बताया कि चीनियों को संदेश देने के लिए एक इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर भी किया गया है, जिससे आकाश में दूर तक रोशनी होती है, लेकिन पीएलए पर कोई असर नहीं पड़ा, वो लगातार बढ़े आ रहे हैं। अब जनरल नरवणे सेनाध्यक्ष थे, वो आर्मी कमांडर नॉर्थ को हुक्म भी दे सकते थे, लेकिन बकौल सुशांत सिंह एक आदेश उनके पास में था, पहले से आदेश था जिससे वो बंधे हुए थे। अपनी किताब में जनरल नरवणे ने लिखा, आई हैड क्लियर ऑर्डर्स नॉट टू ओपन फायर टिल क्लियर्ड फ्रॉम द वेरी टॉप। यानी तब तक गोली नहीं चलानी है जब तक ऊपर से आदेश ना आ जाए। तो सेनाध्यक्ष ने फिर फोन ऊपर ही घुमाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल और तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत और फिर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी बात की। किताब के हवाले से सुशांत लिख रहे हैं कि हर एक से जनरल नरवणे का एक ही सवाल था कि मेरे ऑर्डर्स क्या हैं, मेरे लिए क्या हुक्म है। समय बीता, स्पष्ट आदेश नहीं आया। रात 9:10 पर उधमपुर से जनरल जोशी का दोबारा कॉल आया।
जोशी ने नरवणे को खबर दी कि चीन के टैंक बस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये मैसेज मिलते ही नरवणे ने दोबारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फ़ोन किया, स्थिति बताई और साफ पूछा कि सर क्या करना है, लेकिन इस बार भी उन्हें बिना किसी जवाब के फ़ोन रखना पड़ा। फिर एक मैसेज चीन से आया। पीएलए कमांडर मेजर जनरल लिउ लिन की ओर से शांति का प्रस्ताव दिया गया। लिउ लिन का कहना था कि आज रात दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह पर रुकें और अगली सुबह लोकल कमांडर 3-3 प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग कर लें। जनरल नरवणे ने चीन से आया जो प्रस्ताव था उसको भी रिले किया। अब पीएलए के कमांडर ने मैसेज तो दिया था, लेकिन इस पर खुद ही अमल नहीं किया। 10 मिनट बाद जनरल योगेश जोशी के जरिए जनरल नरवणे को पता चलता है कि टैंक्स रुके नहीं हैं, आगे बढ़ ही रहे हैं और अब डिस्टेंस 500 मीटर है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के हवाले से कारवां में लिखा गया है कि जनरल जोशी ने आर्मी चीफ से कहा कि चीनी टैंक्स को रोकने का एक ही तरीका है कि हम मीडियम आरटी से फायर करें और इसके लिए गन्स पोजीशन में। मीडियम आरटी बोफोर्स जैसी बड़ी गन्स होती हैं। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि ये डिसीजन कितना बड़ा है। पाकिस्तानी सीमा पर आरटी फायर के लिए इतनी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। वहाँ कोर कमांडर या डिव कमांडर भी अपने विवेक से फायर खोलते हैं, उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता है। लेकिन चीन के मामले में स्थिति अलग थी और स्थिति हाथ से निकलते देर नहीं लगने वाली थी। तो जनरल नरवणे के एक तरफ एक आर्मी कमांडर थे जो फायर खोलना चाहते थे और दूसरी तरफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो स्पष्ट आदेश देने में समय लगा रही थी। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फिर एक और बार कॉल किया। राजनाथ सिंह ने वादा किया कि वो पलटकर कॉल करेंगे और रात 10:30 बजे रक्षा मंत्री का फोन आया भी। कारवां की रिपोर्ट में दर्ज है कि फोन करने से पहले राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, पूरी स्थिति बताई थी। उसके बाद ही उन्होंने जनरल नरवणे को कॉल किया था। रक्षा मंत्री ने सेनाध्यक्ष को एक लाइन में निर्देश दिया था, जो उचित समझो वो करो। सारी बहस इस बात ही को लेकर है कि इस वाक्य का मतलब क्या निकाला जाना चाहिए। क्या ये सेनाध्यक्ष को फ्री हैंड था या फिर बात ये थी कि इतना बड़ा डिसीजन सेनाध्यक्ष पर ही छोड़ दिया गया था। अब अतीत में जाके माइंड रीडिंग असंभव है कि रक्षा मंत्री ने क्या कहा था और जनरल नरवणे ने क्या सुना, लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि जनरल नरवणे ने किया क्या। उन्होंने जनरल जोशी को आदेश दिया कि हम पहले गोली नहीं चलाएंगे, इससे चीन को बहाना मिल जाएगा। इसके बाद भारतीय टैंक पहाड़ों के ढलान पर खड़े कर दिए गए और उनकी जो नाल है उसको चीनियों की तरफ कर दिया गया, उन्हें टारगेट पे ले लिया गया। इसका मतलब क्या था कि अब अगर चीन की तरफ से कुछ होता है तो टैंक्स फायर खोल सकते हैं। इस चीज़ ने काम किया और बिना एक गोली चलाए एक बहुत बड़ी इमरजेंसी टाल दी गई। जो उचित समझो वो करो, इसको लेकर बहस चल रही है, लेकिन कारवां के पीस में सिर्फ यही एक वाक्य नहीं है। बकौल सुशांत सिंह, जनरल नरवणे की किताब में ऐसी कई और जानकारियां हैं जो बताती हैं कि सेना को वैसा फ्री हैंड था ही नहीं जिसकी चर्चा तब मीडिया ने की। मई के दूसरे हफ्ते में गलवान में ब्रिगेड कमांडर्स के बीच मीटिंग हुई, जिसमें स्टेटस को आंटे को रिस्टोर करने के लिए सहमति बनी, यानी कि पहले वाली स्थिति पर जाने की बात हुई। जनरल नरवणे के हवाले से लिखा गया है कि मीटिंग के बाद पीएलए ने एक अजीब सा अनुरोध किया। क्या कहा उन्होंने कहा कि उनको देर हो गई है काफ़ी और जो उनकी लोकेशन है मेन वो बहुत दूर है, इसलिए उन्होंने गलवान में जो जंक्शन है नदी का उसके पास अस्थायी रूप से 2 टेंट्स लगाने की अनुमति मांगी। अब जो इंडियन कमांडर थे बातचीत में, उन्होंने कहा कि वो विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये हो सकता है नहीं और अपने सीनियर से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। मीटिंग खत्म हो गई। चाइनीज़ जो पीएलए के ऑफिसर्स और जवान थे उन्होंने लौटने का दिखावा किया और फिर 2 टेंट्स के साथ वो वहीं आ गए। जनरल नरवणे का मानना है कि पीएलए ने ये मान लिया था कि उनकी मांग मान ली गई, जबकि ऐसा था नहीं। बस ये कहा गया था कि हम सोचेंगे इस बारे में कि टेंट लग सकता है या नहीं। अगली सुबह जब जनरल नरवणे को इस बात की जानकारी मिली कि टेंट्स पिच कर लिए गए तो उन्होंने तुरंत विरोध जताया, लेकिन उन्हें बताया गया कि टेंट्स अब लग चुके हैं। नरवणे ने जब ये जानकारी एनएसए अजीत डोभाल को दी तो वो भी दुखी हुए। जनरल नरवणे का मानना था कि पीएलए को तुरंत पीछे हटने के लिए कहा जाना चाहिए था, लेकिन जनरल वाई जोशी के नेतृत्व वाली उत्तरी कमान का तर्क था कि वो जगह वैसे भी टेंट्स के लिए मुफीद नहीं है। जैसे ही गर्मी से बर्फ पिघलेगी वो इलाका नदी में डूब जाने वाला था। संकेत ये कि अभी कुछ खास करने की ज़रूरत है ही नहीं। बकौल सुशांत सिंह, जनरल नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं कि चूंकि ये पहली हायर मिलिट्री कमांड लेवल की मीटिंग के बाद हो रहा था, इसलिए न चाहते हुए भी उन्होंने इसे बहुत एस्केलेट नहीं किया, बात मान ली, क्योंकि टेंट्स तो लग ही चुके थे।
आर्मी हेडक्वार्टर ने नॉर्दर्न कमांड से कई दफ़े कहा कि वो बराबर पीएलए पर प्रेशर बना कर रखें और चीनियों के दिमाग में बात डाल दें कि टेंट्स अस्थायी हैं और उन्हें हटना ही होगा। लेकिन उत्तरी कमान और लेह स्थित 14 कोर का मानना था कि 2 टेंट्स कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर वो जब चाहेंगे वो इलाका खाली करवा लेंगे। अब यहाँ से गलवान में भारत चीन भिड़ंत की भूमिका लिखी जाने लगी। जून महीने में जब चीन ने इन घटनाओं का विवरण दिया तो उनमें इन टेंट्स का जिक्र ही नहीं किया। इसके बाद जब भी पीएलए को अपने टेंट्स हटाने के लिए कहा जाता तो उन्होंने अलग अलग बहाने बनाए। पहले कहा कि उनको और टाइम चाहिए, फिर कहा कि वो अपने सीनियर से बात करेंगे और अंत में उन्होंने ये दावा कर दिया कि ये मामला तो ये जो बातचीत हो रही है उसके दायरे से ही बाहर है। जनरल नरवणे ने इस बात का ये मतलब निकाला कि पीएलए का टेंट हटाने का इरादा ही नहीं था, वो आए ही इसलिए थे ताकि वो जमे रह सकें। इसका जवाब देने के लिए भारत ने उसी इलाके में फिर अपने टेंट्स पिच करने का फैसला किया। जनरल नरवणे अपनी किताब में ये क्लियरली नहीं लिखते हैं कि यह फैसला एग्जैक्टली किसका था, लेकिन भारतीय सैनिक जैसे टेंट लगाने के लिए बढ़े तो चीनी सैनिकों ने हिंसक प्रतिक्रिया दी। स्थिति को संभालने के लिए 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू सैनिकों का एक डिटैचमेंट लेकर आगे बढ़े। पीएलए पीछे हटने के मूड में नहीं थी, उसने कर्नल बाबू की टुकड़ी पर हमला किया। जनरल नरवणे लिखते हैं कि इसके बाद अंधाधुंध झड़प हुई, अंधेरा छा गया तो दोनों ओर से सैनिक और भेजे गए। पूरी रात दोनों साइड्स के बीच कांटे की टक्कर चली, दोनों तरफ हथियार थे लेकिन गोली नहीं चलाई गई। इसकी जगह लाठी, डंडे और पत्थरों से काम चलाया गया। डंडों के ऊपर बार्ब वायर भी पीएलए ने यूज किए थे। अब पीएलए की तरफ बेहतर कनेक्टिविटी थी जो चाइनीज साइड है एलएसी का, इसके कारण उनके लिए जो रीइंफोर्समेंट थी आर्मर्ड पर्सन कैरियर यानी एपीसी में सवार होकर जल्दी आ गई और मामला चीनियों के पक्ष में जाने लगा। फिर भी रात भर भारत ने जवाब दिया, भिड़ंत होती रही। इसी घटना के बाद गोली चलाने को लेकर सेना ने स्पष्टता चाही थी और ये बात दिल्ली में डिस्कस भी हुई थी। हुआ क्या, गलवान प्रकरण के बाद दोनों सेनाओं में सहमति बनी थी कि रात में पहाड़ पर मूवमेंट नहीं होगा ताकि स्टेबिलिटी रहे, है ना, कोई मिसहैप ना हो जाए। लेकिन 29 अगस्त की रात चीन ने मोल्दो से सैनिक डिस्पैच किए और ये पैंगोंग सो के जो झील है वहां पे उसके दक्षिणी किनारे की ओर बढ़ लिए। 30 अगस्त 2020 की सुबह 10:30 बजे चाइना स्टडी ग्रुप की फिर एक बैठक हुई। इसमें जनरल नरवणे, एनएसए अजीत डोवाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल थे। उसमें बताया गया कि पिछली रात चाइना ने क्या किया है। इस मीटिंग में तय हुआ कि भारत अब पैंगोंग सो के दक्षिणी छोर के जो पीक्स हैं उनको ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि बिना किसी काइनेटिक एक्शन के चाइना को हिंट मिल नहीं रही है कि हमारे दिमाग में क्या है। और इसी बैठक में एक चर्चा और हुई, टू फायर और नॉट टू फायर। दरअसल गलवान प्रकरण में एक कर्नल और 19 जवान खोने वाली सेना की इस बात के लिए आलोचना हुई थी कि जब प्राणों का संकट आ गया तब किस बात का प्रोटोकॉल आपने फायर क्यों नहीं किया। तो जब ये चीज सीएसजी में डिस्कस हो रही थी कि फायर करना है या नहीं, गलवान इंसिडेंट के बाद सेना ने तर्क दिया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर फायर न करने का प्रोटोकॉल अपनी जगह है, लेकिन जब प्रोटोकॉल का उल्लंघन गलवान में हो चुका तो अब क्या बचा है। सेना का यह भी मानना था कि इन्हीं प्रोटोकॉल्स और इस भरोसे के चलते कि भारत गोली नहीं चलाएगा, पीएलए की टुकड़ियां नॉन टैक्टिकल फॉर्मेशंस में आगे आती हैं। इसमें आते सैनिक ही हैं लेकिन हमलावर की तरह नहीं आते हैं, निहत्ते आगे बढ़ते हैं। अब दिखने में ये एक नियंत्रित भीड़ ही है, लेकिन निहत्ता सैनिक भी जहां खड़ा है वहां दावा ठोक सकता है। तो ये जो ह्यूमन वेव वाला तरीका था चीन कई बार अपना चुका था। तो सेना ने यही तर्क दिया कि अगर चीनी इसी तरह आगे बढ़ते हुए हमारे किसी पोस्ट पर चढ़ाई कर दें, हमें ओवररन कर जाएं, तो फिर हमसे यही पूछा जाएगा कि सेना ने जब इतना बड़ा हमला हुआ तो जवाब में फायर क्यों नहीं खोला। बकौल सुशांत सिंह, जनरल नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं कि बहुत बहस के बाद यह तय हुआ कि अंतिम विकल्प के रूप में ही फायर खोला जाएगा, वो भी तब जब आत्मरक्षा का प्रश्न खड़ा होगा। ऐसी स्थिति में भी वही डिटैचमेंट यानी वही टुकड़ी फायर करेगी जिस पर डायरेक्ट हमला हुआ होगा और उसको फिजिकल सेफ्टी का खतरा पैदा हुआ, ना कि कोई और डिटैचमेंट। पूर्वी लद्दाख में तैनात फॉर्मेशंस को यही हुक्म दिया गया। एक बार फिर ये बात फ्री हैंड वाले दावे के विरोध में जाती है। फिर एक विषय मिनट्स ऑफ मीटिंग का भी था। 2020 में जब डिसंगेजमेंट के लिए नेगोशिएशन चल रहा था तब जनरल नरवणे ने एक गंभीर खामी की ओर इशारा किया था। उनके अनुसार इस बातचीत का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड या मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं रखे जा रहे थे। जनरल नरवणे ने अपनी किताब में लिखा कि जो फैसले लिए गए वो इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट्स की तरह थे, यानी कि सैद्धांतिक समझौता।
अब ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत ये थी कि दोनों पक्ष अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर एक ही बात को अलग अलग समझ सकते थे और ऐसा कोई तरीका भी नहीं था जिससे किसी पक्ष को इन सैद्धांतिक सहमतियों से पीछे हटने से रोका जा सके। जनरल नरवणे के मुताबिक जब रिकॉर्ड्स का मुद्दा विदेश मंत्रालय के सामने उठाया गया तो उन्होंने बहुत विशेष इच्छा नहीं दिखाई इसको चेंज करने की, क्योंकि सीमा विवाद उनके अधिकार क्षेत्र का मामला था। आखिरकार जनवरी 2021 में 9वें राउंड की बातचीत के बाद जाकर एमओएम पर आधिकारिक हस्ताक्षर शुरू हुए। इससे पहले की जो बातचीत थी उसको आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत आई, क्योंकि पहले क्या बात हुई इसका रिकॉर्ड नहीं था। जनरल नरवणे की किताब में क्या क्या दर्ज है, पहले किताब के अंशों और अब सुशांत सिंह के विस्तृत लेख से सामने आ गया है। स्वाभाविक रूप से ये बातें वो हैं जिन्हें लेकर सरकार बिल्कुल सहज नहीं होगी, क्योंकि ये बातें सरकार की लाइन को कई जगह काटती हैं। इसलिए जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इनका जिक्र संसद में किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने बार बार कहा कि किताब आई ही नहीं है। सरकार के दूसरे मंत्रियों ने भी कहा कि जो छपा नहीं उसे कोट कैसे किया जा रहा है। ठीक बात है, किताब नहीं आई है, लेकिन किताब की बातें बाहर आ चुकी हैं। पत्रकारों ने पांडुलिपि पढ़ी है, इसके बाद जानकारी छापी है और इसके बाद जो हुआ है उसे देखकर लगता नहीं है कि निकट भविष्य में 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मार्केट में आ पाएगी। संभवतः इसलिए जनरल नरवणे ने अपनी अगली किताब को फिक्शनल रखने का फैसला किया है। 2025 में उनकी एक किताब आई जिसका नाम है द कंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी। ये मिलिट्री बैकग्राउंड पर बेस्ड एक मर्डर मिस्ट्री है। इसका मतलब नई किताब आ गई, जो पहली किताब थी वो नहीं आ पाई। जब किताब टलती रही तो जनरल नरवणे ने फिर कहा कि उनका काम किताब लिखकर पब्लिशर को देने भर का था। इसके बाद ये रक्षा मंत्रालय और पब्लिशर के बीच का मामला है। ये था आज का फौजी। चलते चलते उसी पेंटिंग पर एक बार लौटते हैं जिससे हमने अपनी बात शुरू की थी। 2024 में उस पेंटिंग को आर्मी चीफ के ऑफिस के लाउंज से हटा दिया गया। कहा गया कि परिवर्तन नियम है और नए भारत में नई जो चीज़ें हैं वो भारत की कल्पना के अनुरूप होंगी। पेंटिंग बदलने के बाद चीफ के लाउंज में नए भारत की झलक है, जहां एक किताब के अंश छपने के बाद अप्रूवल के लिए रोक दिया जाता है। 2 साल तक नया भारत तय नहीं कर पाता है कि किताब का क्या करना है। अब एक पत्रकार ने किताब की जानकारी जनता के सामने रखी है। घटनाओं की जो रीडिंग सुशांत सिंह ने की है उससे सहमत या असहमत बिल्कुल हुआ जा सकता है, वो सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन जो आर्मी चीफ ने अपनी किताब में लिखा और जो सुशांत ने अपने पीस में उन्हें कोट किया, क्या उसे लेकर भी असहमत और सहमत होने का स्कोप है? यहां 2 ही चीजें पॉसिबल है। या तो जनरल नरवणे की बातों की काट पेश की जाए, या फिर यह सोचा जाए कि 40 साल सर्विस में रहे एक फौजी ने अपनी किताब में जो ये सब लिखा है उससे हमने क्या सीखा। रही बात विजय दिवस वाली पेंटिंग की, तो वो अब भी है, बस आर्मी चीफ के लाउंज में नहीं है। कुछ दिनों बाद उसे दिल्ली कंटोनमेंट के मानेकशॉ सेंटर में लगा दिया गया था। आज जो आपने फौजी देखा उसके लिए जानकारियां जुटाने में हमारी मदद की थी रवि सुमन ने और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबर गांव। जय हिंद।